रिकॉर्डिंग ऑन, टॉपिक शुरू। सबसे पहला टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई डेरिवेशन नहीं, थोड़ा सा आएगा डेरिवेशन का पार्ट। मेरे बेटा सबसे पहले हम एक एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, बाकी चीजों से हटके वो क्या बिहेवियर है, जरा उसे ध्यान से सुनिएगा। सारे लिक्विड हो या कोई भी चीजें हो, हीटअप करने पर फैलती हैं। आप जानते हो वॉल्यूम एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, वॉल्यूम बढ़ने लगता है जैसे जैसे आप हीटअप करते हो चीजों को, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। यदि मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो बाकी सब में तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर में क्या एबनॉर्मलिटी है? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक एक एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। जब आप हीटअप करते हो तो वॉल्यूम पहले कम होता है, 4 डिग्री तक वॉल्यूम कम होता है। क्यों होता है? ये केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का चक्कर है, केमिस्ट्री में बताएंगे। इसके अंदर वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसके से रिलेटेड थ्योरी है। बस ये समझ लो दुनिया में अकेली चीज है हीटअप करने पे वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर वॉल्यूम कम होने के बाद फिर 4 डिग्री के बाद नॉर्मल हो जाता है। 4 डिग्री से आगे यदि आप हीटअप करोगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। यानी 4 डिग्री के वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है। अब यदि मैं डेंसिटी के हिसाब से बात करूं, यदि हम डेंसिटी की बात करें तो जब वॉल्यूम सबसे कम होगा तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और बाद में फिर कम होने लगती है। भाई वॉल्यूम घटता गया, डेंसिटी बढ़ती गई। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। फिर इसके बाद वॉल्यूम दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, डेंसिटी दोबारा से कम होनी शुरू हो गई। तो 4 डिग्री का पानी, 4 डिग्री का वाटर सबसे ज्यादा डेंस होता है, सबसे ज्यादा भारी होता है। और इसी कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक पे एस्किमोज रह पाते हैं, वहां की लाइफ सरवाइव कर पाती है, वहां पर क्रीचर्स रह पाते हैं, वहां फिशेस सरवाइव कर पाती हैं, सील्स होती हैं। कई बच्चे कहेंगे 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इससे कैसे हो गया साबित? बात कर रहा हूं आज से लाखों साल पहले की, जब आर्कटिक और अंटार्कटिक जमे नहीं थे। हम वहां से शुरुआत करते हैं कहानी। आर्कटिक पानी का तो एब्नॉर्मलिटी ये देख लो, दुनिया में अकेले ऐसी चीज है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है। वाटर का एब्नॉर्मल बिहेवियर तो यहीं पे देख लो, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बोलो बेटा। दिमाग को अंदर ले लीजिए। अच्छा, 2 जने हैं। तो एबनॉर्मलिटी तो यहीं से ही क्लियर हो जाती है कि बेटा सॉलिड हमेशा लिक्विड में डूब जाता है ना, लेकिन बर्फ हमेशा पानी पे तैर जाती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ये भी तो एक एबनॉर्मलिटी है। लेकिन एग्जाम में एनॉर्मलस बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा तो वो आइस वाला केस नहीं लिखना, बस आपको ये लिखना है 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है जो मैं बता रहा था। अब मेरे बेटा आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब आर्कटिक एंटार्कटिक पे बर्फ नहीं जमी थी, हमारा ओशियन था वहां। किसी कारण से हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा होना शुरू हुआ। मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया -10, और सपोज करो उस समय ओशियन का टेम्परेचर था 20 डिग्री। मान लो आर्कटिक एंटार्कटिक की बात कर रहा हूं, तो हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, जिससे गर्म चीजें ठंडी होने लगती है। तो हमारा जो ओशियन का सरफेस था वो ठंडा होने लगा, क्योंकि वो कूल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था। इसका टेम्परेचर 20 से गिर के हुआ 15 से और गिरा, क्योंकि हीट 15 डिग्री से -10 की तरफ जाएगी। 15 से हुआ 10, 10 से हुआ 5, और 5 से हुआ 4। जैसे ही 4 डिग्री हुआ, कमाल हो गया।
तुम्हें मालूम है 4 डिग्री के पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो नीचे डूब गया, 4 डिग्री का पानी नीचे डूब गया और नीचे से गर्म पानी ऊपर आ गया, फिर से वो 20 डिग्री का जो पानी था वो ऊपर आ गया। डाटा रफ है, समझाने के लिए कुछ तो डिजिट होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने डिजिट सामने रख दी। अब फिर वही प्रोसेस, इसका टेम्परेचर जो सरफेस पे पानी है सबसे पहले तो वही ठंडा होगा, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 4, और जैसे ही सरफेस का पानी 4 डिग्री पर पहुंचा तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होने के कारण नीचे डूब गया 4 डिग्री का वाटर, और यह सिलसिला चलता रहा। सरफेस ठंडा होता, 4 डिग्री का पानी नीचे डूब जाता, तो धीरे धीरे पूरे ओशियन में 4 डिग्री का पानी आ गया, और एक समय ऐसा आया कि पूरे ओशियन में 4 डिग्री का वाटर हो गया, आर्कटिक एंटार्कटिक में 4 डिग्री का वाटर हो गया। अब इसके बाद 4 डिग्री का पानी नीचे डूब नहीं सकता क्योंकि नीचे तक 4 डिग्री है। अब ये 4 डिग्री का वाटर ठंडा होना शुरू हुआ, इसका टेम्परेचर हुआ मेरे बेटा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और ये फ्रीज हो गया, ये बर्फ बन गई, ये बर्फ बन गई। आइस जब तैयार हो गई तो ये आइस के नीचे 4 डिग्री का पानी इकट्ठा रह गया। बर्फ तो पानी पे तैरती है, और आइस इज इंसुलेटर ऑफ हीट, ऑलमोस्ट इंसुलेटर। अब नीचे की हीट ऊपर नहीं जा सकती थी इजीली, और जब नीचे की हीट ऊपर नहीं जा सकती थी तो नीचे का पानी और ठंडा होना बंद हो गया। आज तक आर्कटिक एंटार्कटिक पे बर्फ की खुदाई करोगे तो नीचे पानी मिलेगा, और उस पानी का टेम्परेचर नापोगे तो 4 डिग्री होगा, ना 5 डिग्री ना 3 डिग्री। ये लाखों साल से बंद पानी है। अब इसके बाद स्नोफॉल वगैरह होने से बर्फ की परत मोटी होती चली गई, स्नोफॉल चलता रहता है ना, जैसे पहाड़ों पे होता है, ठंडी जगहों पे होता है, तो ये बर्फ की लेयर मोटी होती चली गई, ग्लेशियर्स बन गए, और ये हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े ग्लेशियर्स है, पूरे पूरे पहाड़ से पहाड़ तैर रहे हैं। अब इस पर एस्किमोज मान लो रहने आए, या पोलर बियर रहने आया, तो एक बात बताओ, बियर को या एस्किमोज को खाना तो चाहिए, फूड तो चाहिए, खेती वहां हो नहीं सकती। उस जमाने की बात करो, आजकल तो ग्रीन हाउस बना करके सब खेती वेती सब कर ले। मैं बात कर रहा हूं आज से हजारों साल पहले की, उनपे टेक्नोलॉजी नहीं थी, खेती हो नहीं सकती। फूड, मान लो मीट खाएंगे तो मीट किसका खाएंगे, जानवर यहां रह नहीं सकता, जहां पे फसल नहीं होगी वहां जानवर कैसे जिंदा रहेगा, कोई जानवर नहीं, कोई सब्जी नहीं, फल फ्रूट नहीं। तो हुआ क्या, ये जो 4 डिग्री का पानी था इसके अंदर मछलियां, फिश, छोटी बड़ी तमाम तरह की फिश पहुंच गई, खुले समुद्र से तैरती तैरती बर्फ के नीचे घुस गई। अब एस्किमोज हो या पोलर बियर, तुम लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे बहुत बार देखा होगा, गड्ढा खोदते हैं, पोलर बियर का देखा होगा ना पक्का वीडियो, मेरे को मालूम है डिस्कवरी चैनल पे 100 बार आ चुके हैं। वो पंजा मार मार करके वो बर्फ तोड़ता है और फिर अंदर से मछली पकड़ के ले आता है, सील पकड़ के ले आता है। तो ये यहां पर लोगों ने यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं और अंदर से जाल डाल करके इनको पकड़ के निकाल लेते हैं और इन्हीं को ही खा के रहते हैं। नहीं तो वहां पर हजारों किलोमीटर के सुनसान वीरान एरिया में किसी का भी रहना मुश्किल था। पूरा एक वहां का अलग इकोसिस्टम डेवलप हो गया, अलग इकोसिस्टम। और वो सिर्फ इसीलिए हुआ कि 4 डिग्री का पानी सबसे भारी होता है। यदि 4 डिग्री का पानी सबसे भारी ना होता, नीचे सेटल ना होता, तो ये लाइफ ही देखने को नहीं मिलती। ये क्या कहलाता है बेटा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एक छोटा सा टॉपिक और है थ्योरी का, शायद मे भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हो। क्या आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा हुआ है? सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैं बताऊंगा, बस मैं जानना चाह रहा हूं कि ज्यादा देर लगाऊं उस पर या जल्दी से बता दूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों ने पढ़ रखा है? यस सर। देखो बिल्कुल ठीक है, तो मैं शॉर्ट में देख बताऊंगा जरूर। सिलेबस में जो चीज है छोड़ नहीं सकता, नहीं तो मेरी अंतरात्मा फड़फड़ा जाएगी। मेरी आदत है कि बताना है तो बताना है, शॉर्ट में बता देता हूं। देखो बेटा, जब तुम एक बात याद रखो,
तुम्हें आसान शब्दों में बताता हूं, जब सन से रेज हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, सन से रेज हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, इंफ्रारेड रेज, तो वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं, बहुत एनर्जेटिक, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए नीचे पहुंच जाती हैं, अर्थ सरफेस पर आ गई। अर्थ सरफेस इनमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी रेज को लौटा देता है। जैसे मान लो ये उदाहरण के तौर पे 100 जूल एनर्जी आई हीट की, 100 जूल में से 20 जूल अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी 80 जूल लौटा दी। ये 80 जूल एनर्जी स्पेस में वापस चले जाया करती थी, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस एनर्जी को वापस जाने से रोकती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं यानी कि बादल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना लेती है, उस लेयर में क्या गड़बड़ होती है, जो ये 100 जूल में से, देख 100 और 80 मतलब क्या ना, ये बता, मैंने पहले भी क्या कहा था, कोई डिजिट बोल दो तो जरा समझ में आ जाता है। सन से मान लो 100 जूल एनर्जी आई, मान लो 20 जूल अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, मान लो 80 जूल लौटा दी। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो ये 80 जूल स्पेस में चली जाती है और खत्म हो जाती है। अब हुआ क्या, ये 80 जूल को कार्बन डाइऑक्साइड ने या क्लाउड ने, क्लाउड भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बादलों वाली रातें ज्यादा गर्म होती है, जिस रात में बादल होंगे वो ज्यादा गर्म दिन होगी रात, उसका कारण वही है, क्लाउड्स भी यही इफेक्ट करते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है, उसने इसमें से कुछ एनर्जी को वापस अर्थ पर लौटा दिया, कुछ तो इसमें से निकल गई। मान लो यहां से 100 जूल आई, 80 जूल लौटी, अब 80 जूल में से उसने बाहर फेंक दिया 30 जूल और 50 जूल को वापस अर्थ पे लौटा दिया। तो हमारी अर्थ पर ज्यादा हीट रुकी रह गई, हीट ट्रैप हो गई, और जब ज्यादा हीट रुकी रह गई तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि क्लाउड, बादल, ये सब गर्मी पैदा करते हैं। सन से जो अर्थ पर एनर्जी आती है, उस एनर्जी का लौट के नहीं जाने देते, उसे अर्थ पे ट्रैप कर लेते हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं, कोई बताएगा आप में से, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? नाम है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाई डू वी कॉल इट एज ग्रीन हाउस इफेक्ट? कोई भी बता दो, आपने पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि सर हीट ट्रैप हो जाती है ना। तो उसका ग्रीन वर्ड से क्या मतलब है ना? चल मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो, मैं तो देखता रहता हूं बीच बीच में कि 10th में क्या बताया था मेरे बेटा। जहां बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी, लोगों ने देखा कि खेती नहीं हो पाती है, ठंड के मौसम में फसलें मर जाती थी, तो उन्होंने प्लास्टिक के बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए, प्लास्टिक के बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए और उसमें खेती करने लगे। उन्हें कारण नहीं पता था, प्लास्टिक के बड़े बड़े हॉल बनाए और उसमें खेती करने लगे, और वो खेती चल जाती। जो प्लास्टिक के हॉल के बाहर खेती कर रहे हैं वो तो मर गई, और जो इसके अंदर कर रहे हैं वो नहीं मरी। इसे नाम देते थे वो ग्रीन हाउस, इसे कहा करते थे वो लोग ग्रीन हाउस, क्योंकि अंदर खेती होती है, ग्रीनरी होती है। कारण उन्हें भले ही पता था या नहीं पता था क्यों इसके अंदर हो जाती है, बाहर नहीं होती। इसके अंदर घुसने पे बहुत गर्मी लगती थी, बाहर ठंड हो रही होगी, बिल्कुल कड़कड़ाता जाड़ा पड़ रहा होगा, इंसान कांप रहे होंगे, जानवर कांप रहे होंगे, लेकिन अंदर जाओगे तो हाफ स्वेटर भी पहनने का मन नहीं करेगा। उसका जवाब दिया साइंस ने। साइंस ने कहा कि जो यहां पर रेज आती हैं, सन से रेज आती हैं, वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है, वो इसके अंदर घुस जाती है, और घुसने के बाद जब वो लौटती हैं तो ग्रीन हाउस की जो बाउंड्री है वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देती, अंदर कैद कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, और वो हीट अंदर कैद रह जाती है। तो कई बच्चे कहते हैं पहले क्यों घुस गई थी, अब क्यों नहीं निकल पा रही?
यदि पहले इस प्लास्टिक में से एंटर कर सकती थी तो अब इसी प्लास्टिक में से एग्जिट क्यों नहीं कर सकती? यदि आप 12th में होते तो मैं इसे आपको फोटोन इफेक्ट से बताता, वेव थ्योरी से बताता। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इजी से इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ, मेरे हाथ में एक छुरी है और एक मिट्टी की दीवार है। मैं कहता हूं छुरी को मैं मिट्टी की दीवार पे मारूं तो आर पार हो जाएगी या नहीं? तो डिपेंड करता है उसमें एनर्जी कितनी है। बहुत कस के मारूंगा तो आर पार निकल जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी से मारूंगा तो आर पार निकल जाएगी। और यदि मैं कम एनर्जी से यूं हल्का सा छुआऊंगा तो नहीं निकलेगी। ज्यादा एनर्जी की चीजें, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ज्यादा एनर्जी की चीजें पार निकल जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, लेकिन कम एनर्जी की चीजें पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो जिस समय सन से रेज आई थी वो हाईली एनर्जेटिक थी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी और वो इसको भेदते हुए, चीरते हुए अंदर घुस गई। अब जमीन ने, ग्राउंड ने, पेड़ों ने उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो जब ये लौटी तो ये लो एनर्जी वाली थी, लो फ्रीक्वेंसी वाली थी। अब ये कम फ्रीक्वेंसी, कम एनर्जी की वेव है और अब इसमें इतनी पेनिट्रेशन पावर नहीं रही कि ये इसे चीर के बाहर निकल सके। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बताओ पहले क्यों एंटर हो गई? क्योंकि हाई एनर्जेटिक थी। हाई एनर्जी की। हाँ, और हाई एनर्जी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। एनर्जी का एक फॉर्मूला आएगा आगे चल के, एच म्यू, एच सी अपॉन लैम्डा। तो अभी उसकी बात कर ही नहीं सकते जब वो 12th में है। तो वो हाई एनर्जी थी इसलिए घुस गई। फिर निकल क्यों नहीं पाई? क्योंकि लौटते समय उतनी एनर्जी नहीं थी और वो अंदर कैद होके रह गई। तो ये कहलाते थे ग्रीन हाउस, जिसमें हीट आ तो जाती थी, निकल नहीं पाती थी, तो अंदर गर्मी हो जाती थी। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट नहीं है कि सन से आने वाली लाइट हीट आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या बादलों के कारण बाहर नहीं निकल पाती? क्योंकि ये इफेक्ट उन ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स की तरह से काम करता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया। और कोई कारण नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने का कारण यह है क्योंकि वर्किंग सेम है, जो ग्रीन हाउस में है वही इसमें। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, आपकी शीट में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा टाइप करवा रखे हैं मैंने कंपटीशन लेवल के हिसाब से। आप सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़िएगा। वैसे तो सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है इस बार, लेकिन मैं रिड्यूस कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो मैं वीडियो में करा रहा हूं, जो यहां करा रहा हूं, बस उन्हीं टॉपिक को शीट से पढ़िएगा। ठीक है बेटा? कभी आप उनमें कंपटीशन के टॉपिक में अभी घुसने लगो, अभी घुसने की जरूरत नहीं है, पहले बेसिक तो क्लियर हो। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। सबसे लास्ट में कराऊंगा थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि वो जरा ज्यादा समझने का है। अगला टॉपिक हमारा है आज का RAT, रैट। रैट, ये रैट नहीं है, ये 3 टर्म है। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस 3 तरह के टेंस होते हैं फिजिक्स में। 3 तरह के टेंस होते हैं, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं RA और T। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस। अब ये है क्या, इनका फॉर्मूला क्या है? रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या है, जरा देखिए। सबसे पहले R क्या है, यानी कि रिफ्लेक्टेंस क्या है, और फिर A क्या है, मतलब एब्जॉर्प्टेंस क्या है, और फिर T क्या है, यानी कि ट्रांसमिटेंस क्या है। जब किसी बॉडी के ऊपर हीट आती है तो उसके 3 काम होते हैं।
मान लो क्यू हीट आई, उसमें से थोड़ी सी हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसे बोलते हैं क्यू आर। कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी में ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, किसी में कम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है जिसे कहते हैं क्यूए, और कुछ हीट इसमें से बाहर निकल जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, जिसे कहते हैं क्यूटी। टोटल एनर्जी कितनी आई? क्यू। रिफ्लेक्ट हो गई क्यू आर, एब्जॉर्ब हो गई क्यूए, ट्रांसमिट हो गई क्यूटी। लेकिन क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, इन तीनों का सम तो क्यू ही होगा ना टोटल हीट के बराबर। ये टोटल हीट है, इतनी रिफ्लेक्ट, इतनी एब्जॉर्ब, इतनी ट्रांसमिट। यहीं से टर्म आती है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस कहते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी। जो रिफ्लेक्ट हुई वो अपॉन जो इनिशियली आई वो। रिफ्लेक्टेंस की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, ऊपर भी हीट है नीचे भी हीट है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये दरअसल एक रेशियो है जो मुझे बताता है कि कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्टेंस 1/3 है, तो इसका मतलब है कि जितनी हीट आएगी उसकी 1/3 रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यदि मैंने कहा रिफ्लेक्टेंस 1/10 है, तो इसका मतलब जितनी हीट आएगी उसका 1/10 पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यदि मैंने कहा रिफ्लेक्टेंस 0 है, यानी जो हीट आएगी जरा भी रिफ्लेक्ट नहीं होने की। इसी तरह से एब्सॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, ये कहलाता है एब्सॉर्बटेंस। एब्सॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, और ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ये कहलाता है ट्रांसमिटेंस। अब मेरे बेटा ये तुम्हें मैंने पहले बता दिया, रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस एब्सॉर्ब्ड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इंसिडेंट एनर्जी। इस पूरे को Q से डिवाइड कर दो। Q को Q से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। QR अपॉन Q रिफ्लेक्टेंस, QA अपॉन Q एब्सॉर्बटेंस, QT अपॉन Q ट्रांसमिटेंस। तीनों का सम 1 होता है। R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। मतलब चूहा एक ही होता है। RAT रैट, रैट होता है 1। रिफ्लेक्टेंस, एब्सॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस तीनों का सम होता है 1। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा जो मैं अब टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो बेटा, मान लो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इधर हायर टेम्परेचर है TH, T1 कह दो, किसी शीट में TH लिखा है किसी में T1 लिखा है, और इधर लोअर टेम्परेचर है T2। तो हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। 1 सेकंड में जितनी हीट इधर से इधर जाएगी उसे कहते हैं H, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या फिर कहते हैं उसका दूसरा नाम है थर्मल करंट। कोई पूछे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या मतलब है, 1 सेकंड में कितनी हीट हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसे थर्मल करंट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है Q अपॉन T। अब कई बच्चे कहेंगे ये कैसे आ गया, Q है हीट, T है टाइम। यूनिटरी मेथड से समझो। मान लो T टाइम में Q हीट पार निकल गई, T टाइम में, T सेकंड में Q हीट उधर चली गई, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से T सेकंड में कितनी हीट दूसरी तरफ गई, Q। तो 1 सेकंड में कितनी हीट उधर जाएगी, Q अपॉन T। 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर हुई, वही तो रेट ऑफ फ्लो है।
तो मान लीजिए टी सेकंड में क्यू हीट उधर चली गई, तो 1 सेकंड में कितनी हीट उधर जाएगी, क्यू अपॉन टी। लेकिन 1 सेकंड में जितनी हीट उधर जाती है उसे तो रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं या थर्मल करंट बोलते हैं। तो थर्मल करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये है क्यू अपॉन टी। डिफरेंशियल में इसको लिखते हैं dq बाई dt। एक ही बात है। कई बच्चे कहेंगे ये कैसे भाई, ज्यादा समय में ज्यादा हीट उधर जाएगी, कम सेकंड में कम हीट जाएगी। मान लो dt सेकंड में बहुत ही स्मॉल टाइम में तो बहुत ही स्मॉल हीट जाएगी। तो खुद हिसाब लगाओ, dt सेकंड में कितनी हीट उधर गई, dq। dt सेकंड में कितनी हीट उधर गई, dq। तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी, dq बाई dt। तो dq बाई dt लिखो या q बाई t लिखो। कुछ बुक्स में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को dq बाई dt करा गया है। मेरे बेटा जहां डिफरेंशियल से करना पड़ेगा वहां dq बाई dt लेंगे। तुम ये बताओ, वेलोसिटी के दो फॉर्मूले नहीं यूज करे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लेते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब डिफरेंशियल से करना होता था तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ds बाई dt। याद है? तो ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या लेते थे नॉर्मल न्यूमेरिकल में, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और जब डिफरेंशियल से करना होता था तो dp बाई dt। तो नॉर्मल न्यूमेरिकल होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को q बाई टी लेंगे। यदि न्यूमेरिकल डिफरेंशियल से करना पड़ा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को dq बाई dt ले लेंगे। गलत कौन सा है, कोई सा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डिस्टेंस है मान लो l, ये डिस्टेंस है l। अगला टर्म आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डेल्टा टी अपॉन एल, यानी कि T1 माइनस T2 अपॉन एल। डेल्टा टी अपॉन एल, T1 माइनस T2 अपॉन एल, इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन अब ये भी समझ लो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है। 1 सेंटीमीटर, यदि सीजीएस में बात करें, जब तुम यहां से यहां जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा क्योंकि उधर हाई टेम्परेचर है, इधर लो टेम्परेचर है। तो हाई से लो की तरफ जाएंगे तो लगातार टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। 1 सेंटीमीटर आगे जाने पे जो टेम्परेचर में बदलाव आएगा वही टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यदि मैं कहता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट है 2 डिग्री पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर आओगे तो आगे जाओगे तो टेम्परेचर 2 डिग्री गिर जाएगा, और 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो टेम्परेचर और 2 डिग्री गिर जाएगा, और 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो टेम्परेचर और 2 डिग्री गिर जाएगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का ये मतलब है। अब मैं बताऊंगा ये डेल्टा टी अपॉन एल कैसे आया या T1 माइनस T2 अपॉन एल कैसे आया। जो समझदार है वो तो समझ गए। मान लो अभी सीजीएस में बात कर रहा हूं, बाद में एसआई में इसी तरह से समझा देंगे। मान लो एल सेंटीमीटर आगे गया, एल सेंटीमीटर यहां से यहां आया तो टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, T1 माइनस T2। तो एल सेंटीमीटर आगे जाने से टेम्परेचर डाउन हुआ T1 माइनस T2। तो 1 सेंटीमीटर आगे जाने से टेम्परेचर डाउन होगा T1 माइनस T2 अपॉन एल। यही टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन एल, या इसे कह दो डेल्टा टी अपॉन एल। क्या हो गया, डेल्टा टी अपॉन एल। समझ गए? एक आध बुक में यहां माइनस साइन लगा रखा है। माइनस साइन क्या शो करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल में नहीं लगाना। माइनस साइन ये शो करता है कि टेम्परेचर गिर रहा है, आगे जाने पे टेम्परेचर गिर रहा है, सिर्फ, और कुछ नहीं। तो मैं बताऊं, कोई चीज बढ़ती है तो वो पॉजिटिव रेट होता है, कोई चीज घटती है तो निगेटिव रेट होता है। तो मेरे आगे जाने से टेम्परेचर गिर रहा है तो ये निगेटिव रेट है। तो जिस बुक में माइनस लगा रखा है वो गलत नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन न्यूमेरिकल में जैसे कहते हैं धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल नहीं होने के कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप मत लिखिए। स्कूल में कहें तो लगा देना यार, माइनस साइन में कितनी आफत आ रही है। तुम लोग इतनी बड़ी क्लास में आ गए, इतने इतने इंटेलिजेंट हो,
हर स्कूल में अलग अलग थोड़ा बहुत अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं हर तरह से बता देता हूँ भाई ये भी हो सकता है स्कूल में माइनस लगवा और ये भी हो सकता है ना लगवाए, न्यूमेरिकल में लगेगा नहीं। T1 माइनस T2 यानी हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन एल या डेल्टा टी अपॉन एल। कुछ बुक्स में इसे लिखा हुआ है dt बाई dx। उन्होंने यहां पर जो फिगर ली हुई है वो इतनी थिक नहीं ली, उन्होंने जो फिगर ली हुई है वो ऐसी ले रखी है, यानी कि बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस को dx ले रखा है और टेम्परेचर यहाँ T और यहाँ T प्लस dt ले रखा है, यानी जो हाई टेम्परेचर है वो है T प्लस dt और लोअर टेम्परेचर है T। मैंने T1 और T2 लिया था, उन्होंने T प्लस dt और एक तरफ T ले लिया, तो मुझे बताओ इधर क्या था T प्लस dt, इधर क्या है T, तो टेम्परेचर कितना गिर गया dt, कितना चला dx, dx चलने से dt गिर गया। यदि dx आगे बढ़ने से टेम्परेचर dt गिर गया तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से टेम्परेचर कितना गिरेगा dt बाई dx। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से टेम्परेचर कितना गिरेगा dt बाई dx। तो वही वाली बात dt बाई dx डिफरेंशियल वाले मेथड में यूज होगा जहां डिफरेंशियल का प्रयोग कर रहे हो आप, नहीं तो अधिकतर न्यूमेरिकल T1 माइनस T2 अपॉन एल से हो जाएंगे, डेल्टा टी अपॉन एल। और फिर वही कहानी, कुछ बुक्स में यहां माइनस लगा रखा है, क्या वो गलत है ना? टेम्परेचर गिर रहा है आगे बढ़ने पे, और यदि टेम्परेचर गिर रहा है तो साफ सीधी बात है नेगेटिव रेट है, लेकिन न्यूमेरिकल में लगा के देखे, एक में भी माइनस लगा दिया तो न्यूमेरिकल क्या है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी हर सेकंड में बहने वाली हीट। टेम्परेचर ग्रेडियंट किस रेट से टेम्परेचर गिर रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, हीट के बहने की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ सरफेस, जिस एरिया में से हीट पास हो रही है, जिस एरिया में से हीट जा रही है उस पर डिपेंड करेगी। यानी बड़ा एरिया होगा तो हर सेकंड ज्यादा हीट निकल जाएगी, छोटा एरिया होगा तो हर सेकंड कम हीट निकलेगी। उधर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो गर्मी का मौसम है, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, तुम्हारे घर में कांच की खिड़की है, उसमें से हीट आ रही है। अब यदि कम एरिया वाली विंडो होगी तो हर सेकंड कम हीट आएगी, और ज्यादा एरिया वाली विंडो होगी तो हर सेकंड ज्यादा हीट आएगी। तो हर सेकंड कितनी हीट इसमें से निकलेगी वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ सरफेस पर, और दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर ग्रेडियंट पर, यानी कि डेल्टा टी अपॉन एल पर। यदि टेम्परेचर बाहर और अंदर में बहुत ज्यादा अंतर होगा तो हीट बहुत तेजी से आएगी। जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर है 90 डिग्री, अंदर टेम्परेचर है 10 डिग्री, बहुत तेजी से हीट आएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा तेजी से हीट आएगी। खुद सोचो, बाहर 90 डिग्री टेम्परेचर, अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर, हीट तो धड़ाधड़ घुस जाएगी। और यदि बाहर 90 डिग्री और अंदर 85 डिग्री तो आएगी तो, लेकिन कम आएगी ना हर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। अब इन्हें कंबाइन कर दो तो Q अपॉन T प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T अपॉन L, Q अपॉन T प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T अपॉन L। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा दो तो कांस्टेंट आएगा K। ये K कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। K कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये हर मटेरियल का अलग होता है। तुमसे कोई कहे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन सब्सटेंस बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं डेंसिटी बेटा कांस्टेंट होती है या वेरिएबल, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर बार एक ही मटेरियल लोगे तो सेम डेंसिटी मिलेगी, तो डेंसिटी इज कांस्टेंट। मैं हर रोज पानी का जग लेके बैठ जाऊं तो मेरे बेटा हर रोज एक ही डेंसिटी आएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन किसी दिन पानी ले लूं, किसी दिन दूध ले लूं, किसी दिन चाय ले लूं, हर रोज अलग अलग मटेरियल लूं तो डेंसिटी अलग आएगी, फिर डेंसिटी इज डिफरेंट। तो ऐसे में ना तो ये बोलते हैं कि इट इज कांस्टेंट, ना बोलते हैं वेरिएबल, इसे बोलते हैं कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल।
तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। मटेरियल बदल दोगे, स्टील की जगह कॉपर ले लोगे, आयरन ले लोगे, तो कंडक्टिविटी बदल जाएगी। लेकिन हर रोज एक ही मटेरियल लोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी। किसी की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसी की कम है। जिसकी ज्यादा है, के ज्यादा है, उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हाई होता है। भाई के बढ़ेगा तो क्यू अपॉन टी बढ़ेगा, यानी हर सेकंड मूव करने वाली हीट बढ़ेगी। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें हर सेकंड ज्यादा हीट पास होती है, फ्लो होती है। और जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है उसमें हर सेकंड कम हीट का फ्लो होता है। यानी बेटा वही बात सोचो, मान लो एक आयरन की प्लेट है और एक वुडन प्लेट है, दोनों को गर्म करने रख दो। आयरन बहुत तेजी से हीट का फ्लो करेगा, इसका मतलब उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। और वुड, उसमें से हीट बहुत धीरे धीरे जाएगी, और यदि हीट धीरे धीरे जाएगी यानी कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है। जिसमें से हीट बिल्कुल भी ना पार कर पाए उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0 है। ऐसी चीजों को बोलते हैं इंसुलेटर। जब हम कहते हैं ना ये इंसुलेटर है, हीट जाएगी नहीं, हीट जाएगी नहीं, फ्लो ही नहीं होगी, तो उसका मतलब है के 0 है। के जितना हाई, मटेरियल उतना ही अच्छा कंडक्टर। के जितना लो, मटेरियल उतना ही पुअर कंडक्टर। तो आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी समझ गए। Q अपॉन टी को H भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे यदि कोई कहे डिफरेंशियल में भी इसका फॉर्मूला है। पहले बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, एरिया पर और टेम्परेचर ग्रेडियंट पर। अब यदि यही फॉर्मूला डिफरेंशियल नोटेशन में लिखा जाए तो dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया पर, और dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि dt बाई dx पर। इन्हें कंबाइन करोगे तो dq बाई dt प्रोपोर्शनल आएगा a dt बाई dx के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर से के। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब डिफरेंशियल वगैरह में कुछ उड़ाओगे फॉर्मूले को। ये वीडियो देख लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूं कि कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। मान लो मैंने कहा, एग्जाम्पल है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है कि मेरे पास दो रॉड है, एक की लेंथ है L, दूसरे की लेंथ है 2L। एक की कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K, दूसरे की है 3K। वो कह रहे हैं यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री है, यहां का 0 डिग्री है। जहां दोनों जुड़े हुए हैं वो कहलाता है इंटरफेस। वो कह रहे हैं इंटरफेस का टेम्परेचर बताओ। पहली बात साफ है, ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो हीट इधर से इधर फ्लो होगी। T की वैल्यू 100 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। 100 से कम होगी, दोनों के बीच में होगी, कितनी होगी वो मुझे निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखना, हर सेकंड यहां से जितनी हीट आएगी, हर सेकंड यहां से उतनी हीट जाएगी। सीरीज में जब लगे होते हैं तो जितनी हीट हर सेकंड यहां से आती है उतनी ही हीट हर सेकंड यहां से जाती है। यानी दोनों में Q अपॉन T सेम रहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहता है। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला था K A डेल्टा T अपॉन L। K A डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा ज्यादा में से कम को करना, ये ज्यादा है ये कम है, 100 माइनस टी, कभी छोटे में से बड़े को मत कर देना, अपॉन लेंथ है L। अब इस वाले में K, लेकिन K की जगह लिखूंगा 3K क्योंकि इसका 3K है। A
T माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस, T बड़ा है 0 से, अपॉन L, लेकिन L है 2L, दुगनी लंबाई का है। क्या किया अंतर, K की जगह 3K रख दिया, L की जगह 2L रख दिया। टेम्परेचर 100 बड़ा था T से, तो 100 माइनस T, T बड़ा है 0 से, तो T माइनस 0। इंटरफेस का टेम्परेचर हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। कई बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों जी, मैं बता रहा हूं। मान लो यहां कोई अलग से आग वाग नहीं जल रही, ये 100 है, ये 0 है, और सपोज करो कि ये टेम्परेचर 0 और 100 दोनों से बड़ा है। हीट हमेशा हाई से लो जाती है, तो ये इधर भी हीट जाएगी और इधर भी हीट जाएगी, हाई से लो जाएगी उधर भी और हाई से ला जाएगी इधर भी। तो आएगी कहां से भाई, नीचे या तो मोमबत्ती जल रही हो, जो हीट मिले तो सही, मिल रही नहीं तो जा कैसे रही है दोनों तरफ, पॉसिबल नहीं है। और मान लो ये दोनों से छोटा है, 100 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, तो हीट यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, तो जाएगी कहां, ऐसा नहीं होता। बस याद रखना कि इन दोनों के बीच में होगा टेम्परेचर, कुछ भी होगा। K से K कट गया, A से A कट गया, L से L कट गया, T के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। और यदि T के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो आप बाएं हाथ से सॉल्व कर लोगे, बता रहा हूं। समझ में आ गया? 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी सीरीज में लगा दे, घबराना मत। मान लो हम कह दें कि इसके आगे एक और रॉड है, जिसकी लेंथ है 3L और कंडक्टिविटी है 5K, टेम्परेचर ये 0 है। अब दो इंटरफेस हो गए, मैं कहता हूं दोनों इंटरफेस का टेम्परेचर बताओ, यानी T1 और T2 बताओ। तो हीट यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी। हर हाल में 100 से छोटा होगा T1, T1 से छोटा होगा T2, T2 से छोटा होगा 0। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, दो इक्वेशन बनाओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो इसमें वही इसमें वही इसमें, जितनी हीट यहां से आएगी हर सेकंड, उतनी हीट यहां से जाएगी, उतनी यहां से जाएगी। इसमें हीट कितनी आ रही है, के ए 100 माइनस T1 अपॉन L, के ए 100 माइनस T1 अपॉन L। इसमें हीट किस रेट से फ्लो हो रही है, 3K ए T1 माइनस T2 अपॉन 2L। पहले इसकी हीट इसके बराबर कर दी, हर सेकंड फ्लो होने वाली। अब इन दोनों की बराबर करके दूसरी इक्वेशन बनेगी। इसमें हर सेकंड कितनी आ रही है, 3K ए T1 माइनस T2 अपॉन 2L, और इसमें हर सेकंड कितने जा रही है, 5K ए T2 माइनस 0 अपॉन 3L। अच्छा, जो कट रहा है, एक इक्वेशन यहां एक वहां, के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल कट गया, के ए अपॉन एल, के ए अपॉन एल कट गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना तो T1 और T2 में एक इक्वेशन बन जाएगी, और कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, T1 और T2 में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब तुम पे दो इक्वेशन होंगी, किसमें, T1 और T2 में। जो दो इक्वेशन होंगी T1 T2 में, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, T1 T2 दोनों आ जाएंगे। जहां भी इंटरफेस का न्यूमेरिकल आए, वो एक चीज याद रखना, यदि सीरीज में कितनी लगा दो, 1 2 3 4 कितनी भी, हर एक में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा, और हमारे न्यूमेरिकल इसी तरह से सॉल्व होंगे। समझ गए क्यों मैंने 2 दिन की बजाय 3 दिन में टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं? मुझे मेरे लाल इतनी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, किसी को किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोलो। अभी कल भी थ्योरी और चलेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, भागो मत।